सलाम व आदाब दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक दिया है, सब टॉपिक दिया है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने पढ़ना है। तो उसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी, इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और बाकी भी चीज़ें हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए। जो भी अपडेट जो है नेक्स्ट आती रहेगी तो वो आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं इफ़ यू लुक अराउंड यू कैन सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं अगर आप आसपास आप अगर देखेंगे आपने तो बहुत सारी वैरायटी किस्म की आपको जानदार चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो दूसरी भी चीज़ें हों। तो बहुत सारे वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी, बीट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले बोली। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। कहते हैं बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें आप अपनी आँख से नहीं तो देख सकते हैं, बल्कि किसी माइक्रोस्कोप के मदद से आप इसे देख सकते हैं, जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं। इफ़ यू were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase with increase। कहते हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऑर्गेनिज्म को भी, वहाँ पे उनकी वैराइटीज़ को भी बढ़ा पाओगे। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, कहते हैं अगर आप एक घने जंगल में विजिट करोगे, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। यानी बहुत किस्म की आप वैराइटीज़ वहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिज्म की। कहते हैं ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड और ऑर्गेनिज्म that you see represent a different kind of plants, animals and represent a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। कहते हैं इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है यहाँ पे पाई जाती हैं हमारे अर्थ के ऊपर। दिस रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी आर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कहते हैं जितनी वैराइटीज़ आप देखेंगे तो वहाँ क्या वो एक किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। वुड रिमेंबर हियर दैट as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified। कहते हैं जैसे हम नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं या कदीम चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है लगातार हमें मिलता रहता है। तो ये आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो हम थोड़ा नॉमेनक्लेचर के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि हमने पूरी जो है डिटेल्ड स्टडी हमने यहाँ पे नहीं करनी है, बल्कि कुछ टर्म्स को हमने यहाँ समझने की कोशिश करनी है। कहते हैं कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे तराशा गया, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, खोजा गया, तो यहाँ ज़रूरत पड़ी उनकी क्लासिफिकेशन की। कहते हैं देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे डिफरेंट जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे एक ही ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसको क्या किया, एक ऐसा नॉमेनक्लेचर बनाया जाए, एक ऐसा तरीका जो है खोजा जाए, बनाया जाए किसी भी जानवर को, किसी भी पेड़ पौधे को नाम देने के लिए, ताकि वर्ल्ड वाइड यानी पूरे दुनिया को उसी नाम से उसे क्या किया जाए, पुकारा जाए। तो उसी को नाम दिया नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification। और उसके बाद नाम देना तब पॉसिबल हो पाता जब हम आइडेंटिफाई करते किसी ऑर्गेनिज्म को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते, उसके बिहेवियर को पढ़ते, यानी कि उन तमाम चीज़ों को पढ़ते, ताकि उस ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो ऑब्वियस तरीके से जो है पूरे दुनिया के अंदर उसी नाम के, उसके करेक्टरिस्टिक के बेस पे, उसके फीचर्स के बेस के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, रहन सहन कैसा है, खान पीन कैसा है उसका, किस तरीके से हार्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, इस तरीके से उसी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है कि ये है क्या। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. Per plant, scientific name are based on agreed principle and criteria, which is provided in International Code for Botanical Nomenclature. We may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature। तो ये भी फुल फॉर्म आपने याद रखनी, ICBN, ICZN। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, इनकी फुल फॉर्म। Can the scientific name ensure that each organism has only one name? Description of any organism should enable the people to arrive at the same name. This also ensure that such a name has not been used for any other known organism। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, बायोलॉजिस्ट जो है फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, यानी हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक
एपिथिल्ट कहते हैं, जेनरिक नेम होता है जिसको जेनेरा कहते हैं या जीनस कहते हैं, और स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ कहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी इस दो कंपोनेंट्स के नेम को देने के लिए इसको कहा गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्ल लिनियस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये किसने नेमिंग सिस्टम जिसने सबसे पहले जो है वो इन्वेंट किया, क्रिएट किया था, तो कार्ल लिनियस ने किया था। इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट और वर्ड, और इसी कार्ल लिनियस की स्टडी को फिर आगे बाकी बायोलॉजिस्ट ने इसको क्या किया, कंटिन्यू किया। दिस नेमिंग सिस्टम यूज्ड a two-word format that found convenient. Let us make the example of mango for understanding the way of providing scientific names better. This scientific name of mango is written as Magnifera indica, जिसमें Magnifera जो जीनस है और इंडिका जो इसकी स्पीशीज़ का नाम है. Let us see how the binomial name in this name Magnifera represent genus and indica represent a particular species. The specific epithet. The universal rules for nomenclature are as follow. और universal rules क्या है nomenclature किसी भी नाम को देने के लिए? तो कहना biological name are generally in Latin and written in इटैलिक, जनरली लेटिन है, रिटर्न इटैलिक में किए जाते हैं। दे आर लेटिनाइज्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन irrespective of their origin. The first word is biological name represent the genus while the second component denotes the specific epithet or specific name. Can both the words in a biological name when hand written are separately underlined separate किया जाता है, printed in italic to indicate their Latin origin. italic में इसको किया जाता है, right लिखा जाता है। The first word denotes the genus starts with the capital letter while the specific epithet start with the small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, जीनस का नाम जो है कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, लिखा जाता है, और उसका जीनस या स्पीशीज़ का नाम जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, शुरू किया जाता है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जाती है जीनस और स्पीशीज़ के बारे में। हालांकि है बहुत बेसिक कंसेप्ट, तो लेकिन बेसिक कंसेप्ट ही JKSSB के द्वारा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा आपने ध्यान में चीज़ रखनी है। उसके बाद कहते हैं नेम of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in the abbreviated form. Example Magnifera indica जो है लिन, ये इसका साइन, इसका जो लिन है मतलब इसका ऑथर का नाम यहाँ पे आता है। इट इंडिकेट दैट द स्पीशीज़ वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, तो लिनियस ने इसको डिस्क्राइब सबसे पहले किया था इस स्पीशीज़ को। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत मुश्किल है इसकी जो है स्टडी करना इन्हीं ऑर्गेनिज्म को, तो हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक बनाएं ताकि जिस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक अगर मिलते हैं तो वो उसके ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक जो है लिखे हुए होंगे, डिस्क्राइब किए होंगे, तो ऑलरेडी वो ऑर्गेनिज्म जो है उस जगह पे जो है वो आ सकता है, फिट आ सकता है, तो उसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अब आगे क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कहते हैं क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिलसिला है जिसमें किसी भी चीज़ को किसी भी ग्रुप के साथ रखा जाए ताकि उस ग्रुप में रखे गए जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जो दिखे जा सकते हैं, जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसको उस जगह पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वी यूज देखना है ग्रुप सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स एंड इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो बिल्कुल ठीक, ये चीज़ मैंने आपको पहले बोली। What image do you see when you think of a dog? Obviously some ones of us will see dogs or not cats. बिल्कुल सही बात है। Now if you were to think of Alsatian, we know what we are talking about. Similarly purpose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Sense of these, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. The scientific जो category है इन तमाम organism की अलग अलग, इनको taxa कहा जाता है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plant also from a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammal, dogs are all taxa, but you know that the dog is a mammal and mammal are animals. Therefore animals, mammals and dogs represent taxa in different levels. इन अलग अलग लेवल पे इनकी अलग अलग है तो taxa, ठीक है। Hence based on characteristic all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. तो different taxa में रखने के लिए इनको क्या कहा जाता है, इस स्टडी को taxonomy कहा जाता है। External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basic of modern taxonomic studies. इसके बाद हम पढ़ेंगे taxonomy categories. कहते हैं classification is not a single step process but involves hierarchy of step in which each
step represented rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic categories, and all categories together considered taxonomic hierarchy. Each category refers to as unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon या taxa. तो इन टैक्सोनिक हायरार्की या टैक्सोनिक कैटेगरीज में सबसे पहले हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लिया है, तो थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट लेंगे हम, ठीक है। टैक्सोनिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज ए स्पीशीज, कि जिसमें कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कुछ आपस में क्या हो, सिमिलरिटीज़ हों, तो उन सिमिलरिटीज़ के बेस पर उसको स्पीशीज़ में रखा जाता है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल differences. Let us consider Mammifer indica, Solanum tuberosum, potato या Panthera leo line. All these three names in indica, tuberosum and leo represent a specific epithet, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another high level of taxon or categories. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera have another specific epithet called tigress, and Solanum includes species like Nigrum and being Melangina. Human being belong to species specimen with a group of genus Homo. The scientific name thus the human being is written as Homo sapien. तो ह्यूमन का है होमो सैपियन। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपने याद रखनी है। उसके बाद जीनस के बारे में बात करेंगे। कहते हैं जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैव मोर characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera is aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. जैसे आप देखेंगे पोटैटो और ब्रिंजल जो है दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन इनका जीनस जो है वो सेम है, सोलनम, ठीक है। जैसे लाइन है, लीपर्ड है, जैसे पैंथरा लियो है, पैंथरा पार्डस है, या टाइगर है, पैंथरा टाइगर, सेवरल कॉमन फीचर्स और ऑल स्पीशीज़ जो है डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन इनकी जो जीनस है वो पैंथरा है, सेम है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलस विच इंक्लूड कैट्स, है ना। ये जीनस जो है दूसरे जीनस से अलग है, जैसे फेलस जीनस अलग है, लेकिन उनकी जो उसमें आएंगे फेलस में तो कैट्स आती हैं। तो फैमिली की बात करेंगे, तीसरी जो टैक्सा है तो फैमिली है। तो नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली है, इसमें रिलेटेड जेनरा है, एक किस्म के जेनरा इसमें पाए जाते हैं विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज आर कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। कहते हैं फैमिलीज आर कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट्स स्पीशीज अमॉन्ग प्लांट्स। फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलोनम, पेटोनिया एंड दतुरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलोनेसी, यानी इनको एक ही फैमिली में सोलोनेसी रखा गया है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लिपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलस, यानी इसको जीनस फेलस में जिसमें कैट्स हैं इन द फैमिली फेलिडेसी, उसको अलग फैमिली में रखा गया, फेलिडेसी है। सिमिलरली जो है इफ़ यू ऑब्जर्व द फिश ऑफ द कैट एंड डॉग्स यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडेसी एंड कैनिडेसी। तो इनमें फेलिडेसी और कैनिडेसी जो है रेस्पेक्टिवली फैमिली में रखा, कैट जो है फेलिडेसी और डॉग जो है कैनिडेसी फैमिली में रखे गए ये। उसके बाद जो ऊपर इससे हायर जो टैक्सोनॉमी जो यहाँ पे आती है वो है ऑर्डर आता है, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर में अगर आप देखेंगे कहते हैं सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर characteristics. Generally order and other higher taxonomy categories are identified based on the aggregates of the characters, लेकिन जितना भी कैरेक्टर्स जो आते हैं, जितने भी जमा हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनके बेसिस पे इनको रखा जाता है। ऑन ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इन द assemblage of families which exhibit a few similar characteristics. The similar characteristics are less in number as compared to different genera includes in the family. Plant families like Convolunaceae, Solanaceae are included in the order Polymonales, mainly based on the floral characters. The animals order Carnivora include families like Felidaceae and Canidaceae. तो यहाँ पे तो इसमें फ़र्क आता है। उसके बाद जो ऊपर हायर जो कैटेगरी आती है वो क्लास की आती है। दिस आर इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमेट कंप्राइज मंकी जो है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, और इज प्लेस्ड इन क्लास मैमिलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स जैसे एनिमल लाइक टाइगर है, कैट्स एंड डॉग्स है, क्लास मैमिलिया और हैव मेनी ऑर्डर्स आल्सो। इनके से बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं इसके अंदर, लेकिन फैमिली जो है इनकी सेम है। उसके बाद आता है फाइलम। तो क्लासेस कंप्राइज एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in Phylum Chordata. This is in case of plants classes with few similar characters are assigned to higher category, इसको डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद ऊपर जो है वो किंगडम आ जाती है टॉप पे। तो इसमें क्या लिखा गया, एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर assigned to a higher category called kingdom Animalia in the classification system of animals। और प्लांट में अगर किया जाता है तो उसको क्या जाता है प्लांट किंगडम।
उसके बाद अलग किंगडम्स अगर देखें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो 5 किंगडम जो है आती हैं यहाँ पे। इनके देखो यहाँ पे दिया भी है ये चीज़ें, देखो मैन के होमोसेपियन दिया है, फैमिली जो होमोडेसी है, ऑर्डर है फ्रीमेट है, उसके बाद क्लास मैमिलिया है, कॉर्डेटा है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये पहला चैप्टर था, इसमें हम हाँ दूसरे चैप्टर में हम इसी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हैं, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो ये आप तमाम चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी, तो यहाँ पे आप इसको आपने याद भी रखना है। सबसे ऊपर है किंगडम, उसके बाद फाइलम और डिवीजन। फाइलम जो एनिमल्स के लिए आता है, डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए आता है। उसके बाद है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और एंड पे आता है इसकी स्पीशीज़। तो ये भी पूछा, इसका ऑर्डर भी पूछा जाता है, तो कभी तो ये ऑर्डर भी आपने थोड़ा बहुत याद रखना है, कंसेप्ट के बेस पर इसको आपने ले लेना है। और बहुत सारी चीज़ें भी हमने इसमें पढ़ी, इसमें आपने थोड़ा सा इसका ज़ूलॉजिकल नेम और बोटेनिकल नेम जो है कुछ प्लांट्स को और एनिमल्स का आपने याद यहाँ पे रखना है। जैसे लाइन का हमने पढ़ा, टाइगर का पढ़ा, उसके बाद मैंगो का हमने पढ़ा, कैट्स का हमने फेलस की फैमिली का पढ़ा, कैनेडेसी जो है कॉर्ड डॉग्स की फैमिली के बारे में हमने पढ़ा। तो ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा हमने बाहर का नहीं पढ़ना है कि ऐसा नहीं था हम तमाम एनिमल्स की फैमिलीज़ के बारे में याद रखेंगे या उनकी स्पीशीज़ के बारे में याद रखेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिलेबस में यहाँ लिखा है 11th और 12th, और वो भी एनसीईआरटी से ही सिलेबस जो है फिट जो है वो बैठेगा। और जब भी बनेगा पेपर तो एनसीईआरटी से ही जो है ये तमाम चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो बस आप तमाम से गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। जो भी वीडियो आपको नेक्स्ट आएगी तो वो आप अपडेट जो है वो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो अपडेटेड रहिए आप, हर रोज़ जो है वीडियो एक ना एक जो है या इस यूट्यूब चैनल पे चढ़ती रहती है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं कंटेंट इस पर पढ़ाता हूँ तो वो मैक्सिमम जो है वो एनसीईआरटी से ही होता है। कुछ मैं नोट्स खुद बनाता हूँ तो वो भी एनसीईआरटी से ही मैं बना के, थोड़ा बहुत उनको कंपाइलेशन थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें तो फिर 1-2 दिन के बाद मुझे वक्त आता है वीडियो चढ़ाने में, क्योंकि काफ़ी समय लगता है वीडियो बनाने में। तो मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाया जाए। तो वो भी कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, जो भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी लगता है कि नहीं इस टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने रखने की, समझने की और थोड़ा सा रिवाइज़ करने की। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। तो फिर गुजारिश रहेगी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।